नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर। हम जिस सीरीज की बात कर रहे थे और लगातार हम प्रतिदिन वीडियो डाल रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस अध्याय के अंतिम भाग की। यानी कि आज आपका अध्याय 5 पूरा हो जाएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, जैसा कि आपने देखा कि 1967 में कांग्रेस प्रणाली के समक्ष चुनौतियां कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौतियां थी। हमने देखा कि 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और लोकसभा में भी कांग्रेस को उतनी सीटें और उतने मत प्राप्त नहीं होते हैं। कल की क्लास जो थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, जरूर वहां जाकर उसको वापस देखे। बड़ी रोचक कक्षा थी। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के कारणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ। और आज हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। और उन टॉपिक में सबसे पहला है कांग्रेस सिंडिकेट क्या है। और ये जो आज का जो वीडियो है जिसके इर्द गिर्द घूमने वाला है वो है 1971 के आम चुनाव। और 1971 के इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना किस प्रकार से होती है, इंदिरा गांधी किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को वापस स्थापित करती है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अंत में हम यह भी देखेंगे कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत के क्या कारण थे और किस प्रकार से जीत के बाद इंदिरा गांधी ने 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत प्रीवी पर्स को समाप्त किया। कुल मिलाकर आज के इस अध्याय में प्रश्न क्या बन सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां का यह रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की 1971 में जीत के क्या कारण थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा 1971 के चुनाव में, 5वीं लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत के क्या कारण थे। दूसरा प्रश्न यहां से आप लोगों के लिए रहेगा कि 1971 के चुनाव परिणामों की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न रहेगा प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं और इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को क्यों समाप्त करना चाहती थी। आज ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस अध्याय को हम कंप्लीट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कल हम जो है लगभग 5:30 या 6 बजे के आसपास आप लोगों से लाइव जुड़ेंगे और बोर्ड का जो नमूना प्रश्न पत्र है उसको हम करेंगे। तो पहले आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी, शाम को 6 बजे के आसपास 6 से 7:30 तक हम बात करेंगे 2023 का जो बोर्ड का नमूना, जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया, उस बोर्ड के मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। और बहुत जल्दी जितने भी 5 अध्याय आप लोगों को पढ़ाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले, इन सब की पीडीएफ यानी कि प्रश्न और उत्तर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए। आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस सिंडिकेट के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1964 में, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने में और 1966 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यदि किन्हीं नेताओं का था तो वो कांग्रेस के प्रभुत्वशाली वर्ग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्हें हम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट के नेता थे, नेहरू के समय भी मंत्रिमंडल में योजनाओं के निर्माण और उन योजनाओं के क्रियान्वयन में इन नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नेताओं का समूह था जिन्हें अनौपचारिक रूप से हम किस नाम से जानते हैं, सिंडिकेट के रूप में जानते हैं। इस समूह के नेताओं का पार्टी के ऊपर जबरदस्त नियंत्रण था। और इस सिंडिकेट के जो अगुआ नेता थे, या हम कह सकते हैं कि सिंडिकेट के नेताओं का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व कर रहे थे के कामराज। ध्यान रखना, के कामराज। और आप जानते हैं 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ उस समय, और 1966 में जिस समय लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, दोनों इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज। आप यह भी जानते हैं कि के कामराज तमिलनाडु के नेता थे। और आप ये भी जानते हैं कि 1967 के चुनाव में इनको पराजय का भी सामना करना पड़ा। सिंडिकेट के नेताओं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तरफ इन नेताओं के नाम लिखे जाएंगे और दूसरी तरफ इनके प्रांत का नाम लिखा जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, तमिलनाडु जिसे हम मद्रास प्रांत के नाम से जानते थे तत्कालीन समय में, आज का हमारा तमिलनाडु। और इस सिंडिकेट के नेताओं में और कौन कौन शामिल थे, तो उसके बाद दूसरा नंबर आता है एस.के. पाटिल। एस.के. पाटिल। और एस.के. पाटिल किस राज्य से संबंधित थे? उस समय जो प्रांत था वो था आप लोगों का बंबई, जिसे आज हम लोग
गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में जानते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि मूलतः हम लोग कह सकते हैं आज का जो महाराष्ट्र है वहां से आते थे हमारे एस के पाटिल। एस के पाटिल के बाद में एस निजलिंगम्पा, एस निजलिंगम्पा। देखिए एस निजलिंगम्पा जो है, जिस समय कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष थे। बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एस निजलिंगम्पा उस समय के मैसूर प्रांत से थे और उसी मैसूर प्रांत को आज हम कहते हैं कर्नाटक। आज हम कहते हैं कर्नाटक। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति भी बने। नीलम संजीव रेड्डी आपके पश्चिम बंगाल से, सॉरी आंध्र प्रदेश से, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से। भाषा के आधार पर पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना था और आंध्र प्रदेश के थे नीलम संजीव रेड्डी। और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, अतुल्य घोष, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। ये आपके सिंडिकेट के नेता और इनके प्रांत आप लोगों को बहुत ढंग से याद रखना। आपकी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि के कामराज जो कि थे आपके तमिलनाडु से, हमने बात कर रखी है। मुंबई सिटी से थे एस के पाटिल, मुंबई से एस के पाटिल। मैसूर कर्नाटक जिससे एस निजलिंगम्पा, आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और के बी शाह आपके बिहार से थे, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप जानते हैं कि नीतियों के निर्माण में, नीतियों के क्रियान्वयन में और विशेष रूप से इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनाने में इन नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि 1969 में जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद में ये सभी नेता थे वो कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस ओ, यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस संगठन के ये नेता थे। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की भारी भरकम बहुमत के साथ में जो जीत हुई उसके बाद भारतीय राजनीति से इन नेताओं का लगभग पत्ता साफ हो जाता है। फिर इनको कोई भी नहीं जानते हैं, भारतीय राजनीति से इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? सिंडिकेट के नेता किस प्रांत से थे और उनका नाम क्या था? ऐसा एक मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता है। या एक नंबर का यह भी पूछा जा सकता है कि सिंडिकेट के नेताओं से आप क्या समझते हैं, सिंडिकेट का क्या अर्थ था? तो कांग्रेस पार्टी में प्रभुत्वशाली वर्ग या जो वरिष्ठ नेता लोगों का एक जो समूह था उन्हें सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इन नेताओं का जबरदस्त पकड़ थी, इनका नियंत्रण था। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इन नेताओं की बातचीत कर लेते हैं क्योंकि यहां से काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले के कामराज की बात हम लोग कर रहे हैं। हमने आपको बता दिया तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, मद्रास प्रांत में यानी आज के तमिलनाडु में दोपहर का भोजन मिड डे मील की योजना प्रारंभ करने वाले कौन थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तत्कालीन के कामराज थे। इसके अलावा 1963 में इन्होंने एक कामराज योजना प्रस्तुत की। इस कामराज योजना के तहत उन्होंने कहा कि पार्टी के जो वरिष्ठ जितने भी नेता है, जो वयोवृद्ध जितने भी नेता है, जिनकी एक उम्र हो चुकी है, उनको पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि युवा पार्टी कार्यकर्ता आगे आ सके और युवा पार्टी की कमान संभाल सके। दो बातें यहां से विशेष रूप से आई है। एक तो आपके दोपहर का भोजन मद्रास प्रांत में प्रारंभ करने वाले के कामराज, वहां के मुख्यमंत्री तमिलनाडु आज के। और दूसरी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कामराज योजना क्या है? तो 1963 में इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिसे कामराज योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत इन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि युवा पार्टी में आए और वो पार्टी की कमान संभालें। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे ही, आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बनी थी। एस निजलिंगम्पा, सबसे पहले नाम ये याद रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जब विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे एस निजलिंगम्पा। यह भी ध्यान रखना है कि ये संविधान सभा के भी सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य रहे हैं और विशेष रूप से मैसूर प्रांत से आते थे, जिसे आज हम क्या कहते हैं, कर्नाटक। वहां के मुख्यमंत्री भी रहे, कर्नाटक के निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1968 से 1971 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। बहुत महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जब विभाजन हुआ
कांग्रेस पार्टी का जब विभाजन हुआ 1969 में, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एस निजलिंगप्पा। और कर्नाटक से, जो कि उस समय मैसूर के नाम से जाना जाता था, उससे आप संबंध रखते थे, कर्नाटक के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर विशेष रूप से बिहार के थे और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे 2 बार, 70 से 71, 77 से 79 के बीच में। कर्पूरी ठाकुर को इसलिए याद किया जाता है कि ये राम मनोहर लोहिया के समर्थक थे। राम मनोहर लोहिया वही मैनकाइंड और जन के संपादक, राम मनोहर लोहिया वही समाजवादी जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी थी। उन्हीं राम मनोहर लोहिया के ये प्रबल समर्थक थे। मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने बिहार के पिछड़े लोगों के आरक्षण की तरफदारी की थी। तो बिहार में पिछड़े लोगों के आरक्षण की बात करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे और अंग्रेजी भाषा के ये प्रबल विरोधी थे। ऐसे कुछ एक एक लाइन के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। वीवी गिरी के बारे में बहुत से फैक्ट हो सकते हैं। वीवी गिरी 1967 से 1969 तक भारत के क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति रहे थे। बहुत से तथ्य है और कंपटीशन में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। उसके बाद में वीवी गिरी जाकिर हुसैन साहब के निधन के बाद इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में आप में से कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। नहीं, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर या राष्ट्रपति कार्य करने में समर्थ नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके पास पूरी वो शक्तियां होती जो राष्ट्रपति के पास में होती। वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति के दिए जाते हैं। तो इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और अपने पद से 1969 में त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के रूप में इन्होंने आवेदन भरा था। उम्मीदवार के रूप में आवेदन भरा था, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। और उसके बाद भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति बने और 1969 से 1974 के बीच में वीवी गिरी भारत के क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। इसके अलावा सिलोन, जिसे हम आज श्रीलंका कहते हैं, सिलोन, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। इस श्रीलंका के आप उच्चायुक्त भी रहे थे। उच्चायुक्त भी रहे थे। तो काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1969 से 74 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता रहे। आज आंध्र प्रदेश से संबंधित थे आप। सिलोन श्रीलंका में उच्चायुक्त रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। अच्छा प्रश्न है। यूपी, कर्नाटक और केरल के आप राज्यपाल भी रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले। तो बहुत अधिक तथ्य इनसे संबंधित है। 1967 से 1969 के बीच में उपराष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन साहब के निधन के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, फिर त्यागपत्र दिया, चुनाव लड़ा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में और राष्ट्रपति बने थे इंदिरा गांधी के समर्थन के आधार पर। तो मुझे लगता है वीवी गिरी साहब के बारे में बहुत से प्रश्न है। और जब आपको पता है कि 30 प्रश्न आप लोगों के एक नंबर के आने वाले, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण चीजें एनसीईआरटी की, तो कोई भी एक नंबर का कहीं से तथ्य, फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये थे सिंडिकेट और सिंडिकेट के नेता या उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। आइए आगे हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं कि प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स की समाप्ति के बारे में हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। पहले ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहले प्रीवी पर्स क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? पहले अध्याय की वीडियो यदि आप लोगों ने देखे हैं तो पहले अध्याय में हमने देसी रियासतों के बारे में बातचीत की थी। देसी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। विशेष रूप से रियासती विभाग का गठन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को, अधिक से अधिक रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने एक विलय पत्र बनाया था और उस विलय पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेक्शन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेक्शन विलय पत्र का नाम था। पहला वीडियो आप लोग जरूर देखें, दूसरा वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आप लोगों को पता चलेगा
प्लेलिस्ट में सारे अध्याय 1 से 5 तक सारे 13 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे और इन 13 वीडियो में आपके 5 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेक्शन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले रियासतों के राजाओं को प्रीवी पर्स देने की बात को स्वीकार किया गया था। यानी कि जो राजा अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में करेंगे उन्हें क्या दिया जाएगा? प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स के यहां पर दो तात्पर्य है। प्रीवी पर्स का मतलब है उनको अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा। उनको क्या रखने का अधिकार दिया जाएगा? निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा। और दूसरा, उन्हें सरकार के द्वारा निश्चित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। वेतन भत्ते दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा? वेतन भत्ते। वेतन और भत्ते। अब कितने वेतन भत्ते दिए जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस रियासत का आकार कितना है, उस रियासत से आय कितनी हो रही है, उस रियासत का महत्व कितना है, उस रियासत में जनसंख्या कितनी है। इन सारी चीजों को, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। अर्थात राजा महाराजाओं को वेतन भत्ते दिए जाएंगे और उनको निजी संपत्ति रखने का जो अधिकार दिया जाएगा उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रीवी पर्स के नाम से जानते हैं। यह उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के लिए बहुत जरूरी था और किसी ने उस समय इसका विरोध भी नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए देश की एकता और अखंडता बहुत जरूरी थी और उसके लिए रियासतों का एकीकरण हिंदुस्तान में करना जरूरी था। इसलिए रियासतों के राजाओं को प्रीवी पर्स दिया गया ताकि ये सुलभता से, आसानी से भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय करें। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन जैसे ही देश का संविधान लागू हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कई दफा इस व्यवस्था का विरोध किया कि ये जो प्रीवी पर्स दिया जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रूप से, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में बात है। क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, इन मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। तो प्रीवी पर्स समानता के अधिकार के अनुकूल नहीं है, यानी कि समानता के अधिकार के प्रतिकूल है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों के तहत या हमारी प्रस्तावना में भी सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। और सामाजिक आर्थिक न्याय की दृष्टि से भी देखें, सामाजिक आर्थिक न्याय की दृष्टि से भी देखें तो भी प्रीवी पर्स ठीक नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेष वर्ग को वंशानुगत रूप से उनको इस प्रकार से सरकार के द्वारा विशेष भत्ते और निजी संपत्ति दी जाए। तो कुल मिलाकर पंडित नेहरू ने अपने जो है कार्यकाल के दौरान थोड़ा बहुत इसके संदर्भ में विरोध जरूर किया था, लेकिन वो उन्हें समाप्त करने का साहस नहीं कर पाए। भारतीय संविधान में ये जो विशेषाधिकार है वंशानुगत, वो समानता और आर्थिक सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खा रहे थे। यही कारण था कि 1967 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है, इंदिरा गांधी 1967 के चुनाव जीतने के बाद दोबारा जब देश की प्रधानमंत्री बनती है, क्योंकि उससे पहले 1966 में देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी, इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही। लेकिन आपको याद दिला देते हैं पुनः कि मोरारजी देसाई इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह रियासतों के साथ में एक तरह का दगा है, क्योंकि हमने उनसे वादा किया तो हमें वादा फरोशी नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। फिर भी इंदिरा गांधी ने 1970 के अंदर, देखिए सबसे पहली बात तो यह कि इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को समाप्त क्यों करना चाह रही थी। इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को समाप्त इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि उनका मानना था कि ये जो है वो सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते, ये भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों के मेल नहीं खाते और ये कुल मिलाकर ठीक नहीं है, इसलिए वो इन्हें समाप्त करना चाहते। तो एक तो प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को समाप्त क्यों करना चाहती थी। ये लाइन, इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। वंशानुगत रूप से विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए इंदिरा गांधी इन्हें समाप्त करना चाहती थी। लेकिन इंदिरा गांधी 1967 के बाद इसे समाप्त करना चाहती थी, लेकिन वो समाप्त नहीं कर पाई। अब इसको समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए प्रयासों का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को समाप्त क्यों करना चाहती थी और इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को समाप्त क्यों करना चाहती थी और उसने इसे समाप्त करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। सबसे पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आए।
प्रिवी पर्स को समाप्त करने का प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव 1970 में लेकर आए इंदिरा गांधी, लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसलिए प्रिवी पर्स समाप्त नहीं हो सका। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 123, आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 के तहत जब हमारी संसद अधिवेशन में नहीं होती है और हमें किसी कानून की आवश्यकता हो जाती है, तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी ने मंत्रिपरिषद के परामर्श से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए कहा और अध्यादेश जारी करके प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके इस प्रिवी पर्स को समाप्त किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी के द्वारा यह प्रयास किया गया, वो भी पूर्ण रूप से क्या रहा, असफल रहा। लेकिन इंदिरा गांधी का हार मानने वाली थी। 1971 में जो 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए, इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने, ठीक अब इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी ने 1971 की 5वीं लोकसभा चुनाव में यह नारा दिया, ये इनकी अपना एजेंडा या मुद्दा रखा जनता के सामने कि यदि मेरी सरकार बनती है, ये जनता से वादा किया, तो मैं प्रिवी पर्स को क्या करूंगी, समाप्त करूंगी। और जैसे ही इंदिरा गांधी भारी भरकम बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाती है, 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत सबसे पहले आते ही उन्होंने किसको समाप्त किया, प्रिवी पर्स को समाप्त किया। इस प्रकार से प्रिवी पर्स के संदर्भ में जितनी भी अड़चनें थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। और रुकिए जरा, सबसे पहले प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं, प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी समाप्त क्यों करना चाहती थी, और इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। इवन पर्सन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपके अनुसार क्या प्रिवी पर्स को समाप्त करना चाहिए था या नहीं, तो आपका उत्तर होना चाहिए बिल्कुल हां। तर्क आप लोगों के सामने वही होने चाहिए। प्रयास 1970 में अध्यादेश जारी करके, और अंत में जो सफल प्रयास हुआ 26वां संविधान संशोधन 1971, क्योंकि इंदिरा गांधी को इस समय लोकसभा में बहुमत था, उनकी सरकार थी, राज्यसभा में भी उनके सरकार, उनको बहुमत था, उनके कैंडिडेट ज्यादा थे, एमपी ज्यादा थे, इसलिए प्रस्ताव पारित हो गया। आइए आज के अगले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण। प्रश्न रहेगा 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण, यानी कि इंदिरा गांधी की जीत के कारण। किसकी जीत के कारण, इंदिरा गांधी के जीत के कारण। आप जानते हैं कि 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन होने के बाद में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने अपने समर्थकों के साथ और दो राजनीतिक दल डीएमके और सीपीयू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो है डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम, इन दोनों राजनीतिक दलों के साथ अन्य कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपने बहुमत को जारी रखा और अपनी सरकार चलाई। और इस दौरान इंदिरा गांधी ने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लोकसभा में अपनी पार्टी को मजबूत किया, अन्य पार्टियों के ऊपर अपनी निर्भरता को समाप्त किया, राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत किया। और इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर अपनी चुनौती को ध्यान में रखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए। तो इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के कुछ कार्यक्रम चलाए, भू परिसीमन के संदर्भ में कुछ कानून बनाए, कुल मिलाकर संसद में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अधिक से अधिक अपनी पार्टी से लोगों से जोड़ने के लिए काम किया। और जब उनको पता चल गया कि अब स्थिति ठीक है, इंदिरा गांधी ने मौका देखकर चौका लगाया और दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन संसदीय शासन होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लोकसभा को भंग करते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी, राष्ट्रपति को यह परामर्श दिया गया कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। दिसंबर 1970 में भारत में पहली बार
लोकसभा को भंग किया जाता है और इस कारण से ही 1971 में लोकसभा के 5वीं लोकसभा के चुनाव कब होते हैं? 1971 में। आप में से बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न रहा होगा कि 1967 के बाद 1972 में चुनाव होने थे, बिल्कुल 1972 में होने थे और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव 1972 में ही हुए, लेकिन लोकसभा को चूंकि दिसंबर 1970 में भंग कर दिया गया था, दिसंबर 1970 में भंग कर दिया गया, पहली बार लोकसभा को भंग किया समय से पहले, ऐसा भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 में इस बात का उल्लेख है। यही तो कारण है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है समय से पहले और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक वर्ष की अवधि में लोकसभा के कार्यकाल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये सारे फैक्ट, सारे तथ्य आगे से आगे आते रहेंगे। आप जुड़े रहें और देखते रहें और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा। ये जो बिगुल बजा इसमें अब सीधा सीधा मुकाबला किसके बीच में था? आप लोगों को पता है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। अब यह तय होने वाला था कि असली कांग्रेस कौन सी है। इंदिरा गांधी ने कहा असली कांग्रेस मेरी वाली पार्टी है, सिंडिकेट के नेताओं ने कहा असली पार्टी हमारी कांग्रेस है। इस 1971 के चुनाव में यह तय होना था कि आखिर वास्तविक कांग्रेस कौन सी है, आखिर किस कांग्रेस पार्टी से जनता जुड़ी हुई है और किस पार्टी को बहुमत मिलेगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, यानी कि कांग्रेस ओ ने, कांग्रेस ओ जो थी यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंडिकेट के नेता थे, इन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया जिसे ग्रेड अलायंस के नाम से जाना जाता है। बहुत ढंग से ध्यान रखना, 1967 में था गैर कांग्रेसवाद और इसका नाम था ग्रेड अलायंस। इसमें कांग्रेस ओ के साथ में बहुत से राजनीतिक दल आकर जुड़ गए इंदिरा गांधी के विरुद्ध में, और समाजवादी, इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को समाजवाद के तर्ज पर ढाला था, तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध में जितने भी राजनीतिक दल थे वो सब एक छतरी के नीचे आगे कांग्रेस ओ के साथ आगे, और उनमें पार्टियां थी एसएसपी, पीएसपी और इसमें शामिल था भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल और भारतीय लोक दल, भारतीय लोक दल। ये जितने भी राजनीतिक दल थे और इसके अलावा भी जो छुटपुट राजनीतिक दल थे, सारे के सारे जो है कांग्रेस ओ के साथ में आ गए। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सारे के सारे एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। और यही कारण था कि इंदिरा गांधी की पार्टी के लिए यह थोड़ा मुश्किल जान पड़ रहा था। कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा, यानी कि कांग्रेस आर भी हम इसको कह सकते हैं, रिक्वजनिस्ट, इसने गठबंधन किया सीपीआई के साथ, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी और सीपीआई, यानी कि इंदिरा गांधी की पार्टी और सीपीआई, और दूसरी तरफ कांग्रेस ओ, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोकदल सहित और भी कई अन्य राजनीतिक दल थे। इन सब के गठबंधन को किस नाम से जाना गया? ग्रेड अलायंस के नाम से जाना गया। तो मुकाबला था ग्रेड अलायंस और कांग्रेस आर और सीपीआई के बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के क्या कारण थे वो पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, और ये सारी पीडीएफ आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगी। अब आपको लेट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जीत के कारणों के पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, बहुत ढंग से आप लोगों को इसे समझना है। पहला कारण था इंदिरा गांधी के द्वारा इस चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी की जीत का सबसे बड़ा जो कारण साबित हुआ वो था गरीबी हटाओ का नारा। देखिए, किसी भी चुनाव में कुछ नारे बड़े प्रसिद्ध होते हैं, और भारत का सबसे पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध यदि कोई नारा रहा है 1971 के चुनाव में तो वो था गरीबी हटाओ का नारा। इस नारे के तहत इंदिरा गांधी ने आम जनमानस के हृदय तक पहुंच पाए। इस नारे के तहत इंदिरा गांधी दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बेरोजगार लोग,
मजदूरों, भूमिहीन किसानों और काश्तकारों तक पहुंच पाई। सभी को लगा कि वास्तव में इंदिरा गांधी की सरकार आएगी तो जो है हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो गरीबी हटाओ के नारे से जनता इंदिरा गांधी की पार्टी के प्रति आकर्षित हुए। ये एक बहुत बड़ा कारण था इंदिरा गांधी की पार्टी की जीत का या कांग्रेस आई की जीत का। दूसरा कारण था इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने का वादा किया था, एक चुनावी एजेंडा बनाया था कि यदि उसकी सरकार आई तो इंदिरा गांधी किसे समाप्त कर देगी, प्रीवी पर्स को समाप्त कर देगी। और भारत का अधिकांश जो जनमानस था वो चाहता था केवल हम पूंजीपतियों को छोड़ दे, उद्योगपतियों को छोड़ दे, राजा महाराजाओं को छोड़ दे, तो अधिकांश लोग चाहते थे कि ये जो वंशानुगत रूप से जो वेतन भत्ते और जो संपत्ति रखने का अधिकार ये प्रीवी पर्स समाप्त होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इसे भी अपना एजेंडा बनाया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की पार्टी के पास एक निश्चित एजेंडा था, एक कार्यक्रम था देश का शासन चलाने का, लेकिन विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई एजेंडा या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं था। ग्रेड अलायंस जो विपक्षी खेमा था, इनके पास में न तो किसी प्रकार का कोई एजेंडा था, न किसी प्रकार का कोई पार्टी का कार्यक्रम था। उनके पास एक ही चीज थी, इंदिरा हटाओ। तो कुल मिलाकर गरीबी हटाओ के विपक्ष में इन्होंने केवल नारा कौन सा दिया? इंदिरा हटाओ का नारा दिया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी के रूप में जनता के सामने प्रदर्शित किया। और ये जो इंदिरा गांधी ने समाजवाद की तर्ज पर अपनी पार्टी को ढाला, इसके लिए इंदिरा गांधी ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही, भूमि सुधार की बात कही, शहरों में जो संपदा थी उसके परिसीमन की बात की, आय और अवसरों की असमानता समाप्त करने की बात कही, प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही। इससे भारतीय जनमानस बड़े स्तर पर जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ा, इंदिरा गांधी से जुड़ा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी की पार्टी की जीत के 1971 में ये सारे कारण थे जिनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं कि ये सारे कारण थे। तो इन कारणों को आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि पहला कारण गरीबी हटाओ का नारा, प्रीवी पर्स की समाप्ति, विपक्ष यानी ग्रेड अलायंस के पास केवल एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इंदिरा गांधी का प्रभुत्वशाली जो नेतृत्व था, यह पॉइंट भी हम लोग बना सकते हैं। इंदिरा गांधी का प्रभुत्वशाली नेतृत्व, यहां लिख देता हूं, इंदिरा गांधी का प्रभुत्वशाली नेतृत्व। तो इंदिरा गांधी का जो नेतृत्व था वो काफी प्रभुत्वशाली था, काफी मजबूत नेता थी इंदिरा गांधी और जबरदस्त दमखम के साथ उभर कर आई थी। यही कारण था कि 1971 में कांग्रेस पार्टी की क्या हुई? जीत, यानी इंदिरा गांधी की जीत हुई। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। एक तो प्रश्न यह पूछा जाएगा जो पीछे के पाठों में हम चर्चा कर चुके हैं कि शुरुआती 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के क्या कारण थे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप वीडियो नंबर 3-4 देखोगे तो उसके उत्तर मिल जाएंगे। और एक ये प्रश्न 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस आई के जीतने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं 1971 के चुनाव परिणाम। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1971 के चुनाव परिणाम पर टिप्पणी लिखिए या कोई फैक्ट, कोई तथ्य आप लोगों से पूछा जा सकता। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस आई। कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्वजनिस्ट और प्लस हम बात कर रहे हैं सीपीआई। एक तरफ यह गठबंधन था। इनकी यदि चुनावी बात करें तो इस 1971 के चुनाव में जबरदस्त इंदिरा गांधी की पार्टी जीत कर आती है और इंदिरा गांधी की पार्टी को 352 सीटें प्राप्त होती है और 44% मत प्राप्त होते हैं। और सीपीआई जो उसके साथ गठबंधन में थी उसको 23 सीट मिलती है और 4.4% मत मिलते हैं। कुल मिलाकर आप जरा आंकड़े देखिए, 375 और 48.4% मत इंदिरा गांधी की पार्टी को मिलते हैं। आज से पहले जितने भी चुनाव हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, किसी भी चुनाव में
कांग्रेस पार्टी को न तो इतने प्रतिशत मत मिले और न ही इतने प्रतिशत सीटें मिली। इस प्रकार से इंदिरा गांधी भारी भरकम बहुमत के साथ में देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठती है। हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1971 में कांग्रेस पार्टी की क्या की, पुनर्स्थापना की। इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया और पूरे देश में इंदिरा गांधी की जबरदस्त बहुमत के साथ में सरकार बनती है 1971 के चुनाव परिणाम की। अब जरा हम बात कर लेते हैं कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की, यहां लिख देते हैं। तो दूसरी तरफ जो विपक्ष में जो कांग्रेस ओ और जो अन्य दल थे और इनके गठबंधन को हमने नाम क्या दिया, ग्रेड अलायंस। ये जो ग्रेड अलायंस था, इसकी दुर्दशा जरा आप लोग देखें कि कांग्रेस ओ को मात्र कितनी सीटें मिली, 16 सीटें मिली। और जो अन्य ये राजनीतिक दल थे, इनको लगभग हम कह सकते हैं 23-24 सीटें प्राप्त हुई। और पूरे के पूरे उस ग्रेड अलायंस को 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई, 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। आप जरा तुलना कीजिए, कहां कांग्रेस को 16 सीटें और कहां कांग्रेस आई 352 सीटें। पूरे के पूरे गठबंधन को, ग्रेड अलायंस को 40 से कम सीटें मिली और यहां मिली 375। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1971 के चुनाव के बाद ग्रेड अलायंस के जो सिंडिकेट के नेता थे, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नेता थे, वो लगभग भारतीय राजनीति से विलुप्त हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ने सभी को ठिकाने लगा दिया। आइए अंत में हम लोग बात करते हैं कि 1971 के जो चुनाव में जीत के बाद, उसके बाद राज्यों की 1971 के चुनाव के बाद दिसंबर में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। हम पहले बात कर चुके हैं पिछले अध्याय में किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किए। इंदिरा गांधी के युद्ध कौशल और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी। और ठीक इसके बाद होते हैं 1972 में राज्यों की विधानसभा के चुनाव। सभी राज्यों की विधानसभा में लगभग इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी आई को जीत मिलती है। इस प्रकार से सभी राज्य और पूरे के पूरे भारत के लोकसभा में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार रहती है। अब कुल मिलाकर 1972 के ऐसा समय आ गया कि संपूर्ण देश के, चाहे राज्यों में जाओ चाहे केंद्र में, एक ही पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस आई की सरकार थी। पूरे देश में एक ही नाम था, इंदिरा, इंदिरा और इंदिरा। आइए, ये इंदिरा, इंदिरा और इंदिरा का जो नारा गुंजायमान हो रहा था चारों ओर, देश और विदेश में इंदिरा गांधी की जो चर्चाएं हो रही थी, ये जो 1971 में इंदिरा गांधी ने जिस कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना की, क्या वास्तव में ये पुरानी कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की या फिर ये नई कांग्रेस थी? आइए इसके ऊपर सबसे अंत में चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है कि एक प्रश्न बाई चांस बनाना चाहे तो यहां से बनाया जा सकता है कि पुरानी कांग्रेस का यहां पर मतलब है कि जो वो कांग्रेस जो पंडित नेहरू के नेतृत्व में थी 1952, 57 और 1962 में, जिस कांग्रेस की बात हमने अध्याय 2 में की थी, उस कांग्रेस और ये जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी, जिसको हम इंदिरा कांग्रेस के नाम से भी जान सकते हैं, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर था या वही कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना हुई? बड़ा गजब और इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहां पर। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की जरूर पुनर्स्थापना की, लेकिन कांग्रेस की जो प्रणाली थी उसकी प्रकृति में बदलाव आ गया। पुरानी कांग्रेस और इस कांग्रेस पार्टी में रात दिन का अंतर था। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना हुई, उसमें और पुरानी कांग्रेस पार्टी में अंतर क्या था? आइए एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो कांग्रेस थी, नई वाली कांग्रेस के बारे में लिख रहा हूं, उसके बारे में आप समझ जाओगे। ये जो कांग्रेस पार्टी थी वो केवल एक नेता पर निर्भर थी और उस एक नेता का नाम था इंदिरा गांधी। यानी कि पार्टी में एक ही नाम था, केवल और केवल इंदिरा। इंदिरा गांधी के अलावा किसी प्रकार का कोई दूसरा नाम था या ये इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के ऊपर निर्भर जो राजनीतिक दल था। ये जो कांग्रेस पार्टी थी नई वाली, इसका संगठन कमजोर था। संगठन क्या था? कमजोर था। पुरानी कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा इसका संगठन बहुत अधिक कमजोर था। इसमें विपक्ष का अभाव था। विपक्ष का अभाव था। विपक्ष यानी कि पार्टी के भीतर ही जो विपक्ष मौजूद रहता था उसका अभाव था। इस पार्टी में गुटों में तालमेल बैठाने की क्षमता का अभाव था। गुटों में तालमेल की क्षमता का अभाव था। यह जो कांग्रेस पार्टी थी, यह एक सामाजिक
विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी नहीं थी। ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा सारे पॉइंट। और अंतिम पॉइंट, ये जो कांग्रेस पार्टी थी इसमें विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी का क्या था? अभाव था। क्या मतलब हुआ इन सारी बातों का, अब समझ लीजिए। पुरानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो केवल एक नेता के ऊपर निर्भर नहीं थी। एक अलग बात है कि नेहरू का नेतृत्व था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर कई समूह हुआ करते थे और सबके सहयोग से पार्टी चलती थी। लेकिन जो नई कांग्रेस थी ये केवल और केवल इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर थी और इसमें एक ही नाम था, इंदिरा गांधी। दूसरी बात, इस कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर था पुरानी कांग्रेस की अपेक्षा। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे, तब आप लोग जान पाएंगे कि इंदिरा गांधी की पार्टी की कमजोरियां कहां थी, क्या कारण था कि इंदिरा गांधी को 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाना पड़ा। पुरानी कांग्रेस में हमने देखा गुटों में तालमेल बैठाने की क्षमता थी और उस पार्टी के भीतर विभिन्न प्रकार के गुट थे, लेकिन इस पार्टी में गुटों, विपक्ष का अभाव नहीं, गुटों का अभाव था। विभिन्न प्रकार के जो गुट थे उन गुटों का अभाव इस राजनीतिक दल में था और अतः गुटों का अभाव था तो उन गुटों में तालमेल बैठाने की जो क्षमता जो पुरानी कांग्रेस पार्टी में थी इस कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। वो पुरानी कांग्रेस पार्टी गुटों को साथ लेकर चलती थी, उनमें समन्वय स्थापित करने की, उनको साथ लेकर चलने की जो क्षमता थी वो इस कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। पुरानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो पार्टी एक सामाजिक विचारधारा, सामाजिक गठबंधनात्मक पार्टी थी, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग उस पार्टी में थे। पूंजीपति भी थे, मजदूर भी थे, उद्योगपति भी थे, भूस्वामी भी थे, भूमिहीन भी थे, मजदूर भी थे, गरीब भी थे, दक्षिणापंथ, सारी इनकी समाज के वर्गों के लोग उस पार्टी में थे। लेकिन इस पार्टी में केवल और केवल गरीब, मजदूर, किसान, काश्तकार, महिलाएं ये ज्यादातर जुड़ी हुई थी। पुरानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी। इनकी सभी विचारधाराओं के लोग उस कांग्रेस पार्टी में थे, चाहे वो रेडिकल थे, चाहे वो कंजर्वेटिव थे, चाहे वो समाजवादी थे, चाहे वो पूंजीपति थे, चाहे वो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोग, दक्षिणापंथी, वामपंथी, सभी विचारधाराओं के लोग उस पार्टी में थे। लेकिन इस पार्टी में केवल समाजवादी विचारधारा के लोग थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना की, लेकिन पुरानी कांग्रेस पार्टी की प्रकृति को बदल दिया। यही कारण है कि 1973 के बाद में इस पार्टी के समक्ष कई प्रकार की दिक्कतें आती है और जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर यह खरी नहीं उतर पाती है और विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं। ये सारी बातें छुपी हुई है अगले अध्याय में। कुल मिलाकर 13 वीडियो में आपके 5 अध्याय पूरे हुए। कल हम लेकर आएंगे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, आप सब लाइव उसमें जरूर जुड़े। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं आप लोगों की शुरू होने वाली है, तो मुझे लगता है कि जिस परीक्षा का पेपर है उस परीक्षा की तैयारी में आप सब लोग संलग्न रहना चाहिए। लेकिन हमारे राजनीति विज्ञान का जिस दिन पेपर है उससे पहले एक दिन का अवकाश है, उस दिन हम लेकर आएंगे मेरे द्वारा बनाया गया एक मॉडल पेपर, पहला मॉडल पेपर जिसको हम देंगे। और मुझे लगता है पहला मॉडल पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछली बार जो हमने पहला मॉडल पेपर बनाया था उसमें से बोर्ड परीक्षा में 80 में से 40 अंक आए। तो कल कि बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया उसे हल करें, उससे जरूर जुड़े, ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों को सहयोग मिलेगा। और राजनीति विज्ञान के पेपर से ठीक एक दिन पहले, मैं जोधपुर जिले के टाइम टेबल के अनुसार बात कर रहा हूं, हो सकता है आपके अन्य जिलों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो एक हम मॉडल पेपर और सॉल्व करवाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले। उन मॉडल पेपर को जरूर देखें और जैसे ही आपके अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरी हो जाएगी उसके बाद हम वापस इस सीरीज को प्रारंभ करेंगे शीतकालीन अवकाश में। इसको पूरा किताब को हम मुश्किल से 4 पार्ट है तो 12 वीडियो और आएंगे और ये आपकी किताब पूरी हो जाएगी। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। किसी प्रकार का सुझाव है तो आप लोगों का अपेक्षित है। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट्स करके, वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं। इसके बाद हम मॉडल पेपर को हल करवाने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा में विशेष रूप से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के कुछ टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको हल करवाएंगे। आप सभी का स्नेह, अपने तो बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।